दूसरे रोज़ मेरे चारों साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने इन्हें हिदायत की कि वो कम से कम 4 अदद रेडीमेड पैंट, कमीज़ और जूते और ज़रूरत का दीगर सामान भी खरीद लें, जो इन्होंने शाम तक खरीद लिया। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडीमेड कपड़े न मिल सके। मैंने नॉर्थ पैलेस में तकरीबन सब दुकानें छान मारी, जहाँ से सिर्फ एक सफारी सूट मेरे साइज़ का मिल सका। मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सूट और कमीज़ों का कपड़ा खरीद कर इसी दुकान पर अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दिया। बूट भी मेरे साइज़ के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे आला दर्जे के होटल में क़याम करना और मुख्तलिफ क्लबों खसूसन सर्विसेज क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे मुनासिब कपड़े खरीदने थे। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रहायशी इलाके देखे। मेरे साथी को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट से मिलने की जगह मीटिंग पॉइंट मैंने देखा और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज़ बाद मैंने साथी को मुख्तलिफ औकात में कार्बोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही मेरे क़याम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री बैरी और हवाई अफवाज के क्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारतखाना इस्लामी तर्ज तमीर का बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन इन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार के बेशतर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। सफारतखाना बंद था और पुलिस का एक सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। अब हमें इंतज़ार था अपने कॉन्टैक्ट का, जिसने हमारी रवानगी के 10वें दिन मुझे मिलना और डाक देनी थी, जिसमें हमें मज़ीद हदायत मिलनी थी। इस दौरान हमने अपना होमवर्क मुकम्मल करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बबीना है। इन 2 स्टेशनों के दरमियान भारतीय 1st आर्मर्ड डिवीज़न यानी एक पूरा टैंक डिवीज़न और नंबर 10 आर्म्ड ब्रिगेड की बेस थी। इसके ज़िम्मे यह काम था कि झांसी में कोई मकबूल होटल देखे और मालूम करे कि कोर हेडक्वार्टर तक जाने के लिए टैक्सी या कोई और सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके मतलब भी अगर कोई मुफीद इत्तला मिल सकती हो तो हासिल करें। अपने दूसरे साथियों को मैंने आगरा भेजा कि वहाँ पर फौजी छावनी के मतलब जो भी मालूमात मिल सकती हो वो हासिल करें। खुद अपने लिए मैंने आर्मी, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने के ज़राए तलाश करने थे। यह हमारा एक तरह से होमवर्क था जिसे हमने कॉन्टैक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बवक्त ज़रूरत इन ठिकानों की तलाश न करनी पड़े। गर्ज ये कि दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया। अपने साथी को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा। चौथे रोज़ मुकर्रर वक्त पर हमें कनॉट सर्कस में एक रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त के मुताबिक मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम गहरी होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने लगते हैं। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशनड होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और मैंने इन्हीं में से अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। इन ऊंची सोसाइटी के होटलों में किसी से जानबूझकर टकरा जाने और आई एम सॉरी कहकर तारफ़ करना और फिर इनकी दावत पर इन्हीं के टेबल पर बैठ जाना एक मामूली बात थी, ख़ास तौर पर जब वो महमूर हों। 1 आध घंटे में ही बिल्कुल अजनबी लोग हाथ से फ्री हो जाते हैं। मैंने वहाँ खुद को लूज टी का एक व्यापारी ज़ाहिर किया जो कलकत्ते से चाय बम्बई मंगवाता और अपनी कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। शायद गुज़िश्ता किसी एपिसोड में अर्ज कर चुका हूँ कि चाय की ब्लेंडिंग मैंने चिटागांग में मुलाजमत के दौरान सीखी थी। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ इक़साम की चाय की ग्रेडिंग करके और मुख्तलिफ वज़न में इन्हें मिलाकर चाय का एक महसूस मयार तैयार करना। लिप्टन, ब्रोक बॉन्ड और इस्फहानी इसी तरह अपने ब्रांड तैयार करते हैं। दार्जिलिंग की ऑरेंज पीको चाय का शुमार दुनिया की बेहतरीन चाय में होता है। यहाँ पर मेरा काम ये था कि लिप्टन की ग्रीन लेबल चाय, जिसमें 50% तक ऑरेंज पीको होता है, इसे ब्रोक बॉन्ड की रेड लेबल चाय से मिलाकर एक ब्रांड अपनी चाय का बनाऊँ और इसे तकरीबन निस्फ कीमत पर छावनियों में फ़रोख्त करूँ। छावनियों में फ़ौजी जवानों और एनसीओज़ के लंगर की चाय में लूज टी ही इस्तेमाल की जाती है। डिवीजन हेडक्वार्टर्स में एडीओज यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लायर्स तक रसाई की सूरत में मुझे पूरे डिवीजन हेडक्वार्टर्स के लंगरों के लिए चाय की फ़रोख्त का ऑर्डर मिल सकता था। इसी तरह ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे ऑर्डर मिल सकते थे और इस तरह मेरी रसाई अफसराने आला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में रहता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हासिल हो जाए और इसी तरह मेरी पहुँच इनके दफातर में भी हो जाए। फिर मुझे अपना काम मुकम्मल करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस आला सोसाइटी में अफसराने आला की बेगमात भी बहुत ममद व मुआवन साबित हो सकती हैं। अफसर आला बनने तक शोहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और इनकी बेगमात डलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती हैं। लिहाजा अक्सर ये जोड़े आते करते थे, लेकिन अपनी अपनी ताक में। आला हिंदू माशरे और खसूसन फ़ौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके थे
कि जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और इनकी ये कमज़ोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान कर सकती थी। इस दौरान मेरे चारों साथी वापस लौट आए और नहायत मफीद मालूमात लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर गए हुए थे। जाट और सिख रेजिमेंट की दो बटालियन वहां मौजूद थीं। इधर झांसी और बमीना के दरमियान आर्म डिवीजन के इलाके में किसी सिविलियन का दाखिला काफ़ी खतरनाक था और मुकम्मल तहकीकात और तलाशी के बाद ही किसी को इस इलाके में जाने की इजाज़त थी। झांसी के किले में एमुनेशन डिपो था और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। हम फिल्में देखने और महज सैर व तफरीह के लिए दुश्मन मुल्क में नहीं आए थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थीं हमें इन्हें बहरहाल दूर करना था। अब हम कॉन्टैक्ट के मुंतज़िर थे। मुकर्रर दिन और वक्त पर मैं मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हदायत की गई थी कि कॉन्टैक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर इंतज़ार करूं। अगर कॉन्टैक्ट ना आए तो वहां से फ़ौरन गायब हो जाऊं और ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह और इसी वक्त फिर 15 मिनट इंतज़ार करूं। मैं मुकर्रर वक्त से करीब 10 मिनट पहले इस जगह के करीब पहुँच गया। खासा गुंजान इलाका था। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले मुझे कॉन्टैक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान और सब हैरियत के लिए लिबास पर महसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक महसूस हरकत देनी थी, जिसके जवाब में कॉन्टैक्ट ने भी एक महसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था और किसी खतरे की सूरत में भी रुमाल को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत करनी थी। मैं इन तरीकों की वजाहत इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत मुमकिन है कि अब भी यही तरीके राइज हों और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट देखे और दाम पूछना शुरू किए। मैं कपड़े का एक थैला हमरा ले गया था। इन दिनों प्लास्टिक के शापर नहीं होते थे। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज़ के लिफाफे में आम डालकर मुझे दिए, जो मैंने थैले में डाल दिए। अब मैं बाईं हाथ में थैला पकड़े था। कॉन्टैक्ट मेरी बाईं जानिब खड़ा था। मैंने लीची दिखाने को कहा। जो ही दुकानदार लीची उठाने को वापस घुमा, कॉन्टैक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेज़ी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दिया। मैंने कुछ लीची ली और दाम देकर वापस चल पड़ा। कॉन्टैक्ट ने भी मेरे जाने के बाद यकीनन कुछ फ्रूट ज़रूर खरीदा होगा। करीबी से मैं एक टेम्पो में सवार हो गया और कुछ दूर जाने के बाद टेम्पो छोड़ा और बस पकड़ ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पो में बैठ गया और अपनी रिहाइश तक पहुँचते पहुँचते मैंने तकरीबन 3 गुना ज़्यादा सफ़र किया, इसलिए कि अगर मेरी सर्विलेंस हो रही हो तो मैं इसे झटक सकूं। होटल पहुंचकर मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 8 वर्क थे, जिनकी एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपये थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफ़ात के सादा तरफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हरूफ उभरने शुरू हुए और 15 मिनट तक सारे सफ़ात की खुफिया रोशनाई से लिखी हुई इबारात नुमायां हो गई। हरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसला बढ़ाने के लिए अल्फाज की तबकी थी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फोकियत देकर फौरी तौर पर इसे मुकम्मल करने का हुक्म था। डाक मिलने की रसीद, हालात का सरसरी जायज़ा और अब तक के काम को लिखने की हिदायत थी। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफ़ात लिखे और वर्कों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं। आजकल तो माइक्रोफिल्म्स के जरिए कामन पिन के सिरे जितनी जगह में 40 से ज़ायद सफ़ात मुंतकिल किए जा सकते हैं। हम जो खुफिया रोशनाई इस्तेमाल करते थे वो प्याज, लहसुन या नींबू का पानी होता था। इससे कागज़ पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज़ पर कोई निशान नहीं रहता और जब इसी कागज़ को गर्मी पहुंचाई जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमायां हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कॉन्टैक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना था और अपना पैकेट इसे देना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे हम मुकर्रर जगह पर मिले और मैंने अपना पैकेट इसके हवाले कर दिया। साथियों के खतूत कॉन्टैक्ट के वापस जाने के बाद इन्हें दिए। हम अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 8 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद की और थोड़ी देर बाद मैं वापस होटल आ गया और नए मिशन की तकमील के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रोक बॉन्ड और रेड लेबल के 6-6 टन लिए। रात को इनकी ब्लेंडिंग की और इन्हें अंदाजन 200 ग्राम के पैकेटों में बांध कर सलोशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था, लिहाजा रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने साथी को अलविदा कहा। ट्रांसमीटर और जो इनके आगरा और झांसी जाने के दौरान मैंने अपने पास रख लिया था, इन्हें वापस किया। होटल वापस आकर मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अगले रोज़ सुबह सवेरे मुझे रवाना होना था। मैंने अपने कॉन्टैक्ट को एक नई जगह और बाद दोपहर का वक्त दिया था और 12वें रोज़ इसे मिलने को कहा था। मैं चाहता था कि इन 12 दिनों में मैं अपनी नई असाइनमेंट की मुफस्सल रिपोर्ट बना के भेज दूँ। अपनी गैर मौजूदगी में मैंने अपने ट्रांसमीटर वाले साथी को अपना सेकंड इन कमांड मुकर्रर किया। ये चारों चूँकि पहले मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे
और फिर मैंने इन्हें कार्बोनेशन में मुंतकिल कर दिया था। आपने महसूस किया होगा कि मुझे जो हिदायत पाकिस्तान से रवानगी के वक्त दी गई थी, मैंने इनमें से कुछ रद्द-बदल कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में बैठे भारत के अंदरूनी हालात का सही अंदाज़ा नहीं हो सकता था। 71 में सबक मशरकी पाकिस्तान में भारत की नाकाबिले यकीन कामयाबी ने इन्हें कुछ ज़्यादा ही खुद-एतमाद बना दिया था। दिल्ली में चंद रोज़ के क़याम के दौरान मैंने महसूस किया कि वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट नहीं थी। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वहाँ भारत के हर इलाके के लोग रहते हैं, जिनसे इन्हें खतरा हो सकता था। इन्हें वो शिकस्त देकर तकरीबन मुर्दा समझ बैठे थे। मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ कि मैंने हालात को देखते हुए हिदायत के खिलाफ कुछ तब्दीलियाँ की थी। ये तब्दीलियाँ महज रिहाइश, बॉर्डर के गार्ड्स को वापस भेजने और दिल्ली पहुँचने के लिए तयशुदा रास्ते के बजाय सिर्फ रास्ता इख्तियार करने तक थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिशन की कामयाबी और साथियों का तहफ़्फ़ुज़ कुल्लियतन मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।